हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सिंपलेक्स मेथड मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। हमारे पास एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम गिवन है जिसको हमको सिंपलेक्स मेथड से सॉल्व करना है और उसके ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हमको मिनिमाइज करना है। एक बात और दोस्तों, मैंने सिंपलेक्स मेथड मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम की वीडियो बनाई थी। अगर आपने नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप मेरी वीडियो वहां जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं सिंपलेक्स मेथड मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। सबसे पहला हमारा स्टेप होगा एक्सप्रेस द प्रॉब्लम इन स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे कि मैंने आपको सिंपलेक्स मेथड मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम की वीडियो में भी कहा था कि सारे स्टेप सेम रहेंगे, तो इसमें भी वही स्टेप्स यूज ले रहा हूं जो मैंने सिंपलेक्स मेथड मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में यूज लिए थे। अगर कोई भी स्टेप चेंज होता है तो मैं आपको इसके अंदर बता दूंगा सॉल्यूशन के टाइम। स्टैंडर्ड फॉर्म, तो किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब होता है कि उसके कंस्ट्रेंट्स में इक्वलिटी को एस्टेब्लिश करना। और इक्वलिटी एस्टेब्लिश करने के लिए कंस्ट्रेंट के लेफ्ट हैंड साइड पे हम एक वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करते हैं, उसको ऐड करके, और उस वेरिएबल को हम बोलते हैं स्लैक वेरिएबल। तो देखिए कंस्ट्रेंट क्या है। फर्स्ट कंस्ट्रेंट हमारे पास क्या है, x1 प्लस 2x2। तो इस कंस्ट्रेंट के लेफ्ट हैंड साइड पे हम एक वेरिएबल ऐड करेंगे जिसको हम बोलते हैं स्लैक वेरिएबल, और स्लैक वेरिएबल को डिनोट करते हैं s से, और नंबर ऑफ स्लैक वेरिएबल डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट पे। दो कंस्ट्रेंट हैं तो दो स्लैक वेरिएबल होंगे। कंस्ट्रेंट 1 में स्लैक वेरिएबल s1 होगा और कंस्ट्रेंट 2 में स्लैक वेरिएबल s2 होगा। तो कंस्ट्रेंट 1 में स्लैक वेरिएबल s1 को ऐड किया, यहां इक्वलिटी इंट्रोड्यूस हो जाएगी हमारी। सेकंड कंस्ट्रेंट 3x1 प्लस 2x2, सिमिलरली इसके अंदर भी एक और स्लैक वेरिएबल ऐड करेंगे और 12। अब स्लैक वेरिएबल का मतलब क्या होता है, स्लैक वेरिएबल क्या शो करते हैं? स्लैक वेरिएबल शो करते हैं अनयूटिलाइज्ड टाइम को, या किसी मशीन का आइडल टाइम को। कोई मशीन अगर कुछ भी काम नहीं हो रहा उस मशीन के ऊपर, तो उसका आइडल टाइम होगा, ठीक है, जिस टाइम वो बिल्कुल भी ऑपरेशन में ना हो। तो अब बात करते हैं स्लैक वेरिएबल के इंट्रोडक्शन से क्या चेंज आएगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। यानी कि हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था पहले, z इक्वल्स टू माइनस 2x1 प्लस x2। लेकिन अब कंस्ट्रेंट्स के अंदर स्लैक वेरिएबल को इंट्रोड्यूस कर दिया गया, तो स्लैक वेरिएबल के इंट्रोडक्शन से ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या चेंज आता है? क्योंकि स्लैक वेरिएबल डिनोट करते हैं अनयूटिलाइज्ड रिसोर्सेज को, अनयूटिलाइज्ड टाइम को, इसलिए स्लैक वेरिएबल क्या कहते हैं, जीरो कंट्रीब्यूट करते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन को। यानी कि स्लैक वेरिएबल का कोएफिशिएंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जीरो होता है। तो इसी तरीके से आप देखते हैं स्लैक वेरिएबल s1 का कोएफिशिएंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या होगा, 0s1, एंड स्लैक वेरिएबल s2 का कोएफिशिएंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या होगा, 0s2। ठीक है, ये हमारी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। अब सेकंड स्टेप जो हम करते हैं, फाइंड इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। फाइंड इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो हम बेसिक सॉल्यूशन फाइंड करेंगे सेकंड स्टेप में। हमारा बेसिक सॉल्यूशन हम अज्यूम करते हैं z इक्वल्स टू 0 से। ठीक है, हम ये अज्यूम करते हैं कि z इक्वल्स टू 0, यानी हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो 0 है, और वो 0 कब होगा, जब x1 और x2 दोनों 0 होंगे। ठीक है, तो इनिशियली हम क्या कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं बेसिक सॉल्यूशन क्या होगा हमारा, z इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब z इक्वल्स टू 0 कब होगा, जब x1 और x2 दोनों 0 होंगे। तो x1 इक्वल्स टू x2 बराबर 0। अब ये x1 और x2 0 पुट करेंगे दोनों कंस्ट्रेंट्स में। अगर हम x1 x2 की वैल्यू, तो s1 और s2 की वैल्यू हमको मिल जाएगी। s1 इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 6, एंड s2 इक्वल्स टू हमको क्या मिलेगा, 12। तो ये जो x1 और x2 हो गए वो क्या हो गए, नॉन बेसिक वेरिएबल्स, और s1 और s2 क्या हो गए, बेसिक वेरिएबल्स। तो अब हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे, सिंपलेक्स टेबल। ठीक है, तो सिंपलेक्स टेबल के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, cj। तो cj रो में क्या आता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन के वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स। ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर कौन कौन से वेरिएबल हैं, x1, x2, s1 एंड s2, और इन वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स क्या क्या हैं, -2, 1, 0 एंड 0। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स हमको मालूम है, -2, 1, 0 एंड 0। इनको हम लिखेंगे यहां cj रो में, -2, 1, 0 एंड 0। अब बात करते हैं बेसिस कॉलम की। बेसिस कॉलम के अंदर हम लिखते हैं बेसिक वेरिएबल्स। बेसिक वेरिएबल जैसा कि मैंने आपको पहले बताया s1 और s2 है, तो बेसिस कॉलम में क्या आएगा, s1 एंड s2। अब बात करते हैं cb कॉलम की।
सीबी कॉलम के अंदर क्या आता है, बेसिक वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या है उनको हम लिखते हैं सीबी कॉलम में। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर बेसिक वेरिएबल्स क्या है, s1 और s2, और इनके कोएफिशिएंट्स क्या है, 0 और 0। तो इन 0 और 0 को हम लिखेंगे सीबी कॉलम में, 0 s1 के लिए और 0 ही s2 के लिए। अब बात करते हैं बेसिस रो की। बेसिस रो में हम क्या लिखते हैं, सिंपली ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल्स है उनको लिखते हैं। तो -2 किस वेरिएबल का कोएफिशिएंट था, x1 का, तो x1 यहां लिखेंगे। 1 किस वेरिएबल का कोएफिशिएंट था, x2 का, तो x2 यहां लिखेंगे। ऐसे ही s1 एंड s2। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहां क्या लिखेंगे। यहां हम लिखेंगे x1, x2, s1 और s2 के कोएफिशिएंट्स कंस्टेंट्स के अंदर क्या क्या है। तो x1 का कोएफिशिएंट कंस्टेंट फर्स्ट के अंदर क्या है, 1। x2 का कोएफिशिएंट कंस्टेंट 1 के अंदर क्या है, 2। s1 का कोएफिशिएंट कांस्टेंट 1 के अंदर क्या है, 1, एंड s2 का कोएफिशिएंट कांस्टेंट 1 के अंदर क्या है, 0। इसी तरीके से सेकंड कांस्टेंट की बात करें तो x1 का कोएफिशिएंट कांस्टेंट 2 के अंदर क्या है, 3, x2 का कोएफिशिएंट कांस्टेंट 2 के अंदर क्या है, 2, s1 का कोएफिशिएंट कांस्टेंट सेकंड के अंदर क्या है, 0, एंड s2 का 1। अब बात करते हैं एक और नए कॉलम की, बी कॉलम की। बी कॉलम के अंदर क्या आता है, 6 और 12, 6 एंड 12। अब बात करते हैं एक नई रो की जिसको हम बोलते हैं ZZ रो, ZZ रो। अब ZZ रो के एलिमेंट्स हम कैसे निकालते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है। ZZ रो के एलिमेंट्स हम निकालते हैं समीशन ऑफ CB इनटू AIJ, यानी कि क्या करना होता है हमको, CB के एलिमेंट से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 3। इस तरीके से हम निकालेंगे, कैसे, 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 3 इक्वल्स टू 0। तो ZZ का पहला एलिमेंट क्या हो गया, 0। ऐसे ही सेकंड एलिमेंट की बात करें तो 0 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 इक्वल्स टू 0। ऐसे थर्ड एलिमेंट की बात करें तो 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 इक्वल्स टू 0। ऐसे फोर्थ एलिमेंट की बात करें तो 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1 इक्वल्स टू 0। अब फिफ्थ एलिमेंट की बात करें तो 0 इंटू 6 प्लस 0 इंटू 12 इक्वल्स टू 0। अब बात करते हैं एक और नई रो की, CJ माइनस ZZ रो। तो CJ माइनस ZZ रो अब हम लिखेंगे CJ माइनस ZZ। तो CJ का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, -2, और ZZ का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 0। तो -2 माइनस ZZ का फर्स्ट एलिमेंट 0, आंसर क्या आएगा, -2। तो CJ माइनस ZZ का फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, -2। इसी तरीके से सेकंड एलिमेंट निकालेंगे, CJ क्या है, 1, ZZ क्या है, 0, तो 1 माइनस 0 1। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड एलिमेंट 0 माइनस 0 0 एंड 0 माइनस 0 0। ठीक है, अब बात करते हैं ऑप्टिमिलिटी टेस्ट की। ऑप्टिमिलिटी टेस्ट हम कैसे परफॉर्म करते हैं, तो मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है हमारे पास। तो मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम के लिए ऑप्टिमिलिटी टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं, फॉर ऑप्टिमिलिटी टेस्ट इन मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम तो ऑप्टिमिलिटी टेस्ट परफॉर्म करने के लिए हमको क्या चेक करना पड़ता है कि CJ माइनस ZZ रो के एलिमेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। ठीक है, तभी सॉल्यूशन हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो CJ माइनस ZZ रो के सारे एलिमेंट्स अगर मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में 0 या 0 से ग्रेटर हैं तभी हमारा जो सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो CJ माइनस ZZ रो को चेक कीजिए, इसमें एलिमेंट 0 तो है लेकिन 0 से ग्रेटर नहीं है। देखिए 0 0 1 और ये 0 से छोटा -2, यानी कि ये जो हमने सॉल्यूशन माना है इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, ये हमारा अभी ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है और इस सॉल्यूशन को हमको आगे आने वाले स्टेप्स में इंप्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या करना होगा हमको इंप्रूव करने के लिए। तो CJ माइनस ZZ रो में से मोस्ट नेगेटिव वैल्यू को सेलेक्ट कीजिए। जैसा कि सिंपलेक्स मेथड मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में हम CJ माइनस ZZ रो में से मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू को सेलेक्ट करते थे, इसी तरीके से मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम के अंदर CJ माइनस ZZ रो में से मोस्ट नेगेटिव वैल्यू को हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू को सेलेक्ट कीजिए। तो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू कौन सी है, -2। अब ये -2 जिस कॉलम के अंदर आ रहा है उस कॉलम को हम बोलेंगे की कॉलम।
की कॉलम। ठीक है, ये कॉलम क्या हो जाएगा, की कॉलम। और इस कॉलम को जो वेरिएबल हेड कर रहा है उस वेरिएबल को हम बोलेंगे एंटरिंग वेरिएबल, यानी कि x1 क्या हो जाएगा हमारा एंटरिंग वेरिएबल। अब बात करते हैं एक और नए कॉलम के इंट्रोडक्शन की, जिसको हम बोलते हैं थीटा कॉलम। तो थीटा कॉलम के एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं हम, एलिमेंट्स ऑफ बी कॉलम डिवाइडेड बाय एलिमेंट्स ऑफ की कॉलम। तो एलिमेंट्स ऑफ बी कॉलम कौन से, 6 डिवाइडेड बाय एलिमेंट ऑफ की कॉलम 1। तो 6 डिवाइडेड बाय 1 और सेकंड क्या होगा 12 डिवाइडेड बाय 3, 12 डिवाइडेड बाय 3। तो अब हमको क्या करना है, जैसा कि हम सिंपलेक्स मेथड मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में करते थे, थीटा कॉलम के अंदर स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव रेशियो को चूज करते थे, इसी तरीके से इसके अंदर भी प्रोसीजर सेम रहेगा। स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव रेशियो को हमको चूज करना है। दोनों ही रेशियो नॉन नेगेटिव है, लेकिन स्मॉलेस्ट कौन सा है 12/3। ठीक है, तो इसको चूज करिए, इसको सेलेक्ट कीजिए। तो ये जो रेशियो जिस रो के अंदर आ रहा है उस रो को हम बोलेंगे की रो। तो ये रेशियो किस रो के अंदर आ रहा है, इस रो के अंदर, और इस रो को हम बोलेंगे की रो। और इस रो को जो वेरिएबल हेड कर रहा है उस वेरिएबल को हम बोलेंगे लिविंग वेरिएबल। तो इस रो को कौन सा वेरिएबल हेड कर रहा है, S2 वेरिएबल। तो S2 वेरिएबल हमारा क्या हो गया, लिविंग वेरिएबल। ठीक है, अब बात करते हैं एक और नए कॉलम के इंट्रोडक्शन की, जिसको हम बोलते हैं फिक्स्ड रेशियो कॉलम। फिक्स्ड रेशियो कॉलम, फिक्स्ड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, इंटरसेक्शनल एलिमेंट अपॉन की एलिमेंट। तो की एलिमेंट क्या होता है, सबसे पहले देख लेते हैं कि की एलिमेंट किसको बोलते हैं। तो जो एलिमेंट की रो और की कॉलम के इंटरसेक्शन पे प्रेजेंट होता है उस एलिमेंट को हम बोलते हैं की एलिमेंट। इसमें की कॉलम और की रो के इंटरसेक्शन पे कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, 3। तो ये 3 क्या हो गया हमारा की एलिमेंट, और की एलिमेंट को हम ब्रैकेट के अंदर शो करते हैं। ठीक है, तो फिक्स्ड रेशियो का फॉर्मूला हमको मालूम है क्या होता है, इंटरसेक्शनल एलिमेंट अब बात करते हैं इंटरसेक्शनल एलिमेंट की। इंटरसेक्शनल एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जो की एलिमेंट के अलावा की कॉलम के अंदर प्रेजेंट हो। ठीक है, तो की एलिमेंट के अलावा की कॉलम के अंदर ये वाले एलिमेंट प्रेजेंट है 1, 0 और 2। अब बात करते हैं कि फिक्स्ड रेशियो किन किन रोज के लिए लिखा जाता है। फिक्स्ड रेशियो की रो Cj - Z0 और Z0 के अलावा जितनी भी रोज प्रेजेंट हैं उनके लिए लिखा जाता है। तो इसमें सिर्फ एक ही रो है जो Cj - Z0 भी नहीं है, ना Z0 है, ना की रो है, यानी कि रो 1। अगर मैं इसको रो 1 मानूं, इसको रो 2 मानूं, तो हमको रो 1 के लिए फिक्स्ड रेशियो लिखना है। तो फिक्स्ड रेशियो क्या है, इंटरसेक्शनल एलिमेंट अपॉन की एलिमेंट। तो इंटरसेक्शनल एलिमेंट क्या है, की कॉलम के अंदर की एलिमेंट के अलावा जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है वो इंटरसेक्शनल एलिमेंट है। तो इंटरसेक्शनल एलिमेंट फर्स्ट रो के लिए क्या है 1, क्योंकि ये की कॉलम में प्रेजेंट है, डिवाइडेड बाय की एलिमेंट क्या है 3। तो 1 डिवाइडेड बाय 3 ये हमारा होगा फिक्स्ड रेशियो रो 1 के लिए 1/3। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, थर्ड स्टेप चूज करना है, जिसमें हम करेंगे इटरेट टुवर्ड्स ऑप्टिमल सॉल्यूशन, यानी कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन की तरफ हम बढ़ेंगे थर्ड स्टेप के अंदर। इटरेट टुवर्ड्स ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अब बात करते हैं कि जब हम ऑप्टिमलिटी की तरफ बढ़ते हैं तो हमको क्या करना होता है। पिछले सिंपलेक्स टेबल में देखिए, ये जो सिंपलेक्स टेबल हमने बनाई है, इस सिंपलेक्स टेबल के अंदर देखिए एक की एलिमेंट है और की कॉलम के अंदर कुछ और एलिमेंट्स भी प्रेजेंट है की एलिमेंट के अलावा। तो इस की एलिमेंट को हमको क्या करना होता है 1 करना होता है। ठीक है, और बाकी जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है की कॉलम में की एलिमेंट के अलावा उनको क्या करना होता है, हमको 0 करना होता है। एक चीज और, Zj और Cj - Z0 को हम इस ट्रांसफॉर्मेशन में कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना है, की एलिमेंट को तो 1 करना है और बाकी जितने भी एलिमेंट है इनको क्या करना है 0 करना है की कॉलम के अंदर। ठीक है, तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं जो मैंने सिंपलेक्स मेथड मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में भी आपको बताया।
तो सबसे पहले हमारे पास दो रोज हैं, रो वन एंड रो टू। ठीक है, तो रो टू के अंदर की एलिमेंट प्रेजेंट है, तो इस की एलिमेंट को 1 करने के लिए रो टू को हमको 3 से डिवाइड करना होगा। अब जब हम रो टू को 3 से डिवाइड करेंगे तब क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, पूरी रो चेंज हो जाएगी। तो नए एलिमेंट्स जो हमारे होंगे रो टू के वो क्या क्या होंगे देखिए। तो फर्स्ट एलिमेंट को 3 से डिवाइड करते हैं, तो नया एलिमेंट 3 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 1। तो हमको क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है, रो 2 डिवाइडेड बाय रो 2 बाय 3। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन हम लगाएंगे। ठीक है, तो 3 बाय 3 1, 2 बाय 3 हो जाएगा सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट क्या हो जाएगा 0 बाय 3 इक्वल्स टू 0, फोर्थ एलिमेंट क्या हो जाएगा 1 बाय 3, फिफ्थ एलिमेंट क्या हो जाएगा हमारे पास 12 बाय 3 इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो हमारे पास ये नए एलिमेंट्स आ गए रो 2 के, जो हम नई सिंप्लेक्स टेबल में लिखेंगे। अब बात करते हैं रो 1 की। रो 1 के अंदर हमको इस 1 को क्या करना है, 0 में कन्वर्ट करना है, यानी कि 0 बनाना है इस 1 को। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज लेते हैं जो होता है न्यू एलिमेंट्स ऑफ रो 1 इक्वल्स टू करंट एलिमेंट्स ऑफ रो 1, करंट एलिमेंट्स of row 1 minus fixed ratio for row 1 into current elements of key row। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, न्यू एलिमेंट्स निकालने का रो 1 के करंट एलिमेंट्स ऑफ रो 1 माइनस फिक्स्ड रेशियो फॉर रो 1 इनटू करंट एलिमेंट्स ऑफ की रो। ठीक है, हमको क्या करना है, रो 1 के करंट एलिमेंट काम देने हैं और करंट एलिमेंट काम रहने हैं की रो के। ठीक है, तो अब देखते हैं कैसे निकालेंगे करंट एलिमेंट ऑफ रो 1। इनिशियली करंटली जो हमारा एलिमेंट है रो 1 का फर्स्ट, वो क्या है 1। ठीक है, माइनस फिक्स्ड रेशियो क्या है रो 1 का 1 बाय 3 इनटू करंट एलिमेंट क्या है की रो का, फर्स्ट एलिमेंट करंटली क्या है की रो का 3। ठीक है 3, तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। सेकंड एलिमेंट क्या है करंटली रो 1 का 2, फिक्स्ड रेशियो क्या है रो 1 का 1 बाय 3 इनटू करंट एलिमेंट क्या है की रो का 2, तो 2 माइनस 2 बाय 3 क्या हो जाएगा 3 to 6 minus 2 4 by 3। अब बात करते हैं थर्ड एलिमेंट, जो नया थर्ड एलिमेंट होगा रो 1 का, वो क्या होगा, करंट एलिमेंट क्या है रो 1 का 1 माइनस फिक्स्ड रेशियो क्या है रो 1 का 1 by 3 इनटू करंट एलिमेंट क्या है की रो का 0, तो आंसर होगा 1। करंट एलिमेंट क्या है रो 1 का 0 माइनस फिक्स्ड रेशियो 1 by 3 इनटू करंट एलिमेंट क्या है की रो का 1, तो माइनस 1 बाय 3। अब बात करते हैं फिफ्थ एलिमेंट, नया जो फिफ्थ एलिमेंट होगा रो 1 का, वो क्या होगा, करंटली फिफ्थ एलिमेंट क्या है रो 1 का 6 माइनस 1 बाय 3, करंटली फिफ्थ एलिमेंट क्या है की रो का 12 3 4 जा 12, 6 माइनस 4 इक्वल्स टू 2। तो ये पांचों एलिमेंट आ गए हमारे पास रो 1 और रो 2 के नए जो एलिमेंट होंगे। अब बात करते हैं कि मैंने इस रो के लिए ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज नहीं लिया, क्योंकि ये की रो थी और इसके लिए हमारे पास फिक्स्ड रेशियो प्रेजेंट नहीं था, तो इसके अंदर हम सिर्फ सीधा डिवाइड करेंगे पूरी रो को। अब जैसे क्या बोलते हैं, अगर यहाँ 4 होता तो पूरी रो को 4 से डिवाइड करते हैं, या 5 होता तो पूरी रो को 5 से डिवाइड करते हैं। तो सिमिलरली आपको क्या करना है, सिर्फ इसकी एलिमेंट को 1 बनाने के लिए आपको या तो डिवाइड करना पड़ेगा किसी रेशियो से, या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसी रेशियो से। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास दोनों नए एलिमेंट्स आ गए हैं, रो 1 के लिए भी नए एलिमेंट्स आ गए, रो 2 के लिए भी नए एलिमेंट्स आ गए। तो रो 1 और रो 2 के नए एलिमेंट्स मैं यहां लिख लेता हूं साइड में, जिससे कि यहां मैं टेबल बना सकूं। तो रो 1 के नए एलिमेंट्स क्या हैं हमारे पास 0, रो 1 के नए एलिमेंट्स क्या है 0 4 by 3 1 minus 1 by 3 and 2। ठीक है, अब रो 2 के नए एलिमेंट्स क्या है हमारे पास 1 2 by 3
0, 1/3 एंड 4। ठीक है, तो एक रो 1 और रो 2 के नए एलिमेंट्स मैंने यहाँ साइड में लिख लिए जिससे कि मैं यहाँ टेबल बना सकूं। तो अब हमको क्या करना है, नई सिंपलेक्स टेबल बनानी है। ठीक है, तो नई सिंपलेक्स टेबल अब हम बनाएंगे, उसी सिंपलेक्स टेबल की तरह बनाएंगे जैसे हमने पुरानी बनाई थी। तो नई सिंपलेक्स टेबल में क्या करना है हमको, सीजे हमारे पास क्या है, -2, 1, 0 एंड 0। इसी तरीके से बेसिस कॉलम के अंदर क्या आएगा, जैसा कि x1 क्या था हमारा एंटरिंग वेरिएबल था और s2 क्या था हमारा लिविंग वेरिएबल था, यानी कि s2 अब नॉन बेसिक वेरिएबल बन चुका है और x1 अब बेसिक वेरिएबल बन चुका है, यानी कि x1 s2 की जगह एंटर करेगा और s2 बेसिस में से लीव कर जाएगा। तो अब देखिए वापस s1 तो आएगा और s2 की जगह अब क्या आएगा, x1। अब बात करते हैं cb कॉलम की। cb कॉलम के अंदर क्या आएगा, s1 का ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कोएफिशिएंट 0, अब x1 का ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कोएफिशिएंट क्या है, -2, तो यहाँ आएगा -2। इधर x1 x2 ये सारे सिमिलर रहेंगे, s1 एंड s2 एंड b। अब बात करते हैं सारे नए एलिमेंट्स की। रो 1 के नए एलिमेंट क्या क्या है, 0, 4/3, 1, 1/3, 0, 4/3, 1, -1/3 एंड b क्या है, 2। इसी तरीके से रो 2 के नए एलिमेंट्स क्या है, 1, 2/3, 0, 1/3 एंड 4। अब बात करते हैं z0 की। z0 के लिए हमको क्या करना है, z0, ठीक है, z0 के लिए हमको क्या करना है, 0 × 0 + -2 × 1। तो 0 × 0 0 + -2 × 1 आंसर होगा हमारा -2। 0 × 4/3 + -2 × 2/3, तो क्या होगा आंसर, -4/3। अब बात करते हैं 0 × 1 + 0 × -2 यानी कि 0, 0 × -1/3 + -2 × 1/3 तो -2/3, 0 × 2 + -2 × 4 -8। अब बात करते हैं cj z0 की। ठीक है, तो cj z0 की बात करते हैं हम, तो -2 -2, तो -2 -2 क्या हो जाएगा, 0, 1 -4/3 क्या हो जाएगा, 7/3। ठीक है, 0 -0 0 और 0 -2/3 क्या हो जाएगा, +2/3। तो इसी तरीके से हमने cj z0 के भी सारे एलिमेंट्स निकाल लिए। अब करना है हमको ऑप्टिमलिटी टेस्ट। ऑप्टिमलिटी टेस्ट में मैंने आपको क्या बताया था, प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है, तो cj z0 में सारे एलिमेंट या तो 0 होने चाहिए या फिर पॉजिटिव होने चाहिए। तो इधर देखिए cj z0 के सारे एलिमेंट क्या है, 0 है या फिर पॉजिटिव है, नेगेटिव एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है cj z0 में। तो इसका मतलब जो हमारा सॉल्यूशन है वो क्या है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। तो यानी कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमारा क्या हो गया, z की वैल्यू क्या हो गई, z = -8, z = -8, x1 = 4 एंड x2 = 0। तो ये हो गया हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ये थी हमारी सिंपलेक्स मेथड मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, आपकी कोई क्वेरीज हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और तब तक के लिए थैंक यू।